हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंक कर सकते। मैं आपका युवराज धार्मिक और आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर की फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी सेकंड, जिसमें आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं। जिसमें हम पहले देखेंगे बेसिक, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इससे एक नंबर के क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनते हैं, इसलिए इसे जानना काफी आवश्यक हो जाता है और बेसिक जितना मजबूत रहे उतना अच्छा। तो एंटोमोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस पहला लेक्चर हमने बनाया इसका। जो तो पहले बात कर लेते हैं एंटोमोलॉजी की। हालांकि मैंने इसे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा रखा है। एंटोमोलॉजी आपको तो पता ही है कि वे शब्द जिनमें लॉजी लगा होता है वो कहां से डिराइव होते हैं। वो सब ग्रीक भाषा से लिए जाते हैं। कहां से? ग्रीक। अब ये ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, एंटोमोन मोन एंड लॉगस। जहां पर एंटोमोन का मतलब है इंसेक्ट और लॉगस का मतलब है टू स्टडी। टू स्टडी। और इसकी मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग क्या होगी? वो होगी टू द स्टडी ऑफ, टू स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। ओके। लेकिन कुछ बुक्स हैं जो एंटोमोलॉजी की पूछी जाती हैं, तो उन बुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए उस वो बुक्स लिख लीजिए आप कई नोट्स में जो पूछी जाएंगी। ये लगभग लगभग पूछी ही जाती हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर जो आपके एग्जाम्स हो, इंटरनल हो या फिर फाइनल हो। वो हमारी पहली बुक है, अ टेक्स्ट अ टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी आगे समझ सकते हैं आप, ये अ टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी लिखा है। इसे लिखा था माथुर माथुर एंड उपाध्याय ने। इसके बाद जितने लेक्चर वैसे जो आएंगे सब हिंदी में ही रहेंगे, और है ये भी हिंदी में, बस अभी मैं लिख रहा हूं। इंसेक्टा इंसेक्टा एंड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। इसके लेखक जो हैं वो हैं केन राघुमूर्ति। राघुमूर्ति। ओके। अगली बुक जो हमारी है वो है अ टेक्स्ट बुक ऑफ अप्लाइड एंटोमोलॉजी। अ टेक्स्ट बुक ऑफ अप्लाइड, ये एंटोमोलॉजी लिखा है, समझिएगा। इसके लेखक हैं, इसके देखिए इस बुक के दो वॉल्यूम हैं। एक वॉल्यूम फर्स्ट है एंड एक वॉल्यूम सेकंड है, यानी इसके दो भागों में ये बुक अवेलेबल है। इसके लेखक जो है हमारे वो है केपी श्रीवास्तव। श्रीवास्तव एंड जीएस धालीवाल। और अगली बुक है हमारी एंटोमोलॉजी ट्रीटिस। एंटोमोलॉजी ट्रीटिस। इसके लेखक हैं टीवी प्रसाद।
अप्लाइड एंटोमोलॉजी, इसके लेखक हैं हमारे DS रेड्डी। तो ये बुक्स हैं, देखिए मैंने 5 बुक्स बताई हैं। एक बताइए, आ टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी, माथुरा उपाध्याय, आ टेक्स्ट बुक ऑफ इंसेक्टा एंड इंट्रोडक्शन, KN रघुमूर्ति, और आ टेक्स्ट बुक ऑफ अप्लाइड एंटोमोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, इसके KP श्रीवास्तव एंड GS धारीवाल हैं। और जो मैंने चौथी बताई वो है एंटोमोलॉजी ट्रीटिस TV प्रसाद, और 5वीं बुक जो मैंने बताई वो अप्लाइड एंटोमोलॉजी है, वो DS रेड्डी। ये बुक पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी गई है, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। अब इसे रफ करना पड़ेगा हमें। अगर हम जनरल एंटोमोलॉजी की बात करें तो यह क्या है, ये कीटों की टैक्सोनॉमी, कीटों की टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, तथा उनके महत्व मतलब इंपॉर्टेंस का अध्ययन करती है, है। ओके, अब इस अप्लाइड एंटोमोलॉजी के 2 ब्रांचेस हैं। जो पहली ब्रांच है वो है टैक्सोनॉमी। ये देखिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में अब लिखूंगा, पूरी इस तरह हिंदी में लिखूंगा तो समझिए। ये टैक्सोनॉमी एंटोमोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कीटों को उनके लक्षण व नाम के आधार पर समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। अब ये हो गई हमारी कौन सी, अब किया जाता है, समझ लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं, किया जाता है। ओके, इसके बाद जो हमारी ब्रांच आती है वो सेकंड ब्रांच है हमारी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों की आंतरिक तथा बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में कीटों की आंतरिक तथा बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है या फिर करते हैं। अब देखिए, इसे और सब
उप शाखाओं में बांटा जा सकता है। इसे अन्य उप शाखाओं में बांटा जा सकता है। अब जो पहली ब्रांच इसकी है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी अब इसके अंतर्गत क्या होता है? एनाटॉमी के अंतर्गत हम इनके कंकाल तथा बाह्य संरचना संरचना का अध्ययन करते हैं। का अध्ययन करते हैं। इसी तरह जो दूसरी ब्रांच है इसकी वो है हिस्टोलॉजी। इसके अंतर्गत कोशिका तथा ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? ऊतकों। कोशिका तथा ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। सी नंबर पर जो आती है यानी जो तीसरी इसी के अंतर्गत जो शाखा है वो साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी। इस साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका तथा कोशिकांगों यानी जो कोशिका के अंग हैं, कोशिकांगों का अध्ययन किया जाता है। देखिए कोशिका में साइटोलॉजी में क्या होता है? कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका के अंदर जो केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनका भी अध्ययन शामिल है और जो प्रोसेस होती है कोशिका के अंदर वो भी सम्मिलित होती है इसमें। और अगली जो है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इसमें क्या होता है? शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं, जैविक प्रक्रियाओं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद कुछ अप्लाइड ब्रांचेस बचती हैं तो उनके बारे में मैं ऐसे बता देता हूं, आप सुन लीजिए। अप्लाइड ब्रांचेस, अप्लाइड एंटोमोलॉजी के अंतर्गत एक एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी आती है जो हम लोग पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है? कृषि से रिलेटेड जितने भी कीट होते हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो वो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद एक आती है फॉरेस्ट्री एंटोमोलॉजी, जो कि वे कीट जो कि वनों में लगते हैं उनसे कुछ डैमेज कॉज करते हैं या फिर उनसे कुछ बेनिफिट प्राप्त होता है वनों को, उन्हें हम फॉरेस्ट्री एंटोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं। और इसी तरह एक मेडिकल एंटोमोलॉजी होती है। इसके अंतर्गत वो कीट आते हैं जो किसी प्रकार से सहायक होते हैं मेडिकल क्षेत्र में, यानी वो आ जाते हैं, और या फिर मेडिकल क्षेत्र को किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं वे आते हैं। और इसी तरह एक आती है हमारी फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, जिसका प्रयोग फॉरेंसिक कार्यों में किया जाता है। तो इतनी सारी मैंने ब्रांचेस बता दी। ये हमारा पहला लेक्चर था। इसके बाद जितने भी लेक्चर आएंगे वो सब हिंदी में आएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARA एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धानवी का और आज हम पढ़ रहे हैं BSc एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर की फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड, जिसमें इसका हमारा ये दूसरा लेक्चर है और जिसमें हम पढ़े हैं इकोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, जिसके अंदर हम इकोलॉजी के अंदर आने वाली टर्मिनोलॉजी और इसके इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इकोलॉजी की। इकोलॉजी
देखिए, हम सब हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि जहां पर लॉजी शब्द लगा होता है वो ग्रीक भाषा से ली जाती है। तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इकोस एंड लॉगस। ओके, जहां पर इकोस का मतलब है हाउस या फिर लिविंग प्लेस, और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। तो अगर हम इसकी इकोलॉजी की परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा इसकी हम क्या लिखेंगे? इकोलॉजी की जीवों की जीवों की एक दूसरे के प्रति, जीवों का एक दूसरे के प्रति तथा उनका वातावरण, उनका वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, किया। तो ये हमारी बात होगी इकोलॉजी की, जिसमें देखिए समझ लीजिए इसे, ये क्या होता है कि इसके अंतर्गत हम जो जीव होते हैं उनका एक दूसरे के साथ किस प्रकार का संबंध है, तथा उनका वातावरण की, जिस वातावरण में वो रह रहे हैं उसके साथ उनका किस प्रकार का संबंध है, यानी वातावरण का उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है और वातावरण पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका सम्मिलित रूप से अध्ययन करना क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। और इकोलॉजी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? पारिस्थितिकी कहते हैं। अब आगे इसकी बात करते हैं हम। देखिए, एक चीज और जान लीजिए इसके बारे में, जो हम बता ही रहे हैं, जो ये इकोलॉजी शब्द है, शब्द सबसे पहले सर्वप्रथम ई हैकल, ई का मतलब अर्नेस्ट है यहां पर, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अब बात समझ में आई? इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके। अब इकोलॉजी पढ़ ली हमने, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो है इंसेक्ट इकोलॉजी। तो हम पहले जानेंगे इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होता है। तो देखते हैं इंसेक्ट इकोलॉजी। इंसेक्ट इकोलॉजी, देखिए, कीटों की फिजियोलॉजी, कीटों की फिजियोलॉजी तथा उनका वातावरण के साथ
साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इंसेक्ट इकोलॉजी हो गया। अब इंसेक्ट इकोलॉजी के बाद एक टर्म आता है इकोसिस्टम। तो हम परिभाषा देखेंगे इकोसिस्टम की। इको सिस्टम, ओके। अब इकोसिस्टम की बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो लिखते हैं हम पारिस्थितिक तंत्र एक जटिल प्रणाली है जिसके अंतर्गत जिसके सजीव और निर्जीव घटक परस्पर क्रिया करते हैं, देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे हम इस वातावरण में रह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा भी इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, वातावरण पे पड़ रहा है। एक निश्चित इको वातावरण की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा भी इम्पैक्ट किस पे, वातावरण पे पड़ रहा है, और वातावरण का भी इम्पैक्ट हम पर पड़ रहा है। तो इसे सम्मिलित रूप से हम क्या कह देंगे, इकोसिस्टम कह देंगे। अब सजीव घटक कौन है, हम हैं, और निर्जीव घटक कौन से, जैसे टेम्परेचर है, ये सारी चीजें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वहां के जल है, भूमि है, ये क्या है, निर्जीव घटक हैं। इनका इम्पैक्ट यानी ये सब परस्पर क्रिया ही तो कर रहे हैं। इकोसिस्टम के बाद बात आती है, इसके एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे तालाब और झीलें। झीलें का समुद्र, ये सब कह सकते, ग्रास लैंड हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाती हैं, इको सिस्टम के अंतर्गत। अब इसके बाद बात करेंगे हम इकोलॉजी, इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने टर्मिनोलॉजी या टर्म्स यूज होते हैं उनकी बात करेंगे हम। तो लिखते हैं हम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इकोसिस्टम। इको सिस्टम, तो पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारी, वो है हैबिटेट। हैबिटेट यानी आवास। है आवास क्या होता है, जहां पर कोई भी चीज रहती है, जीव रहते हैं, उसे आवास कहते हैं। तो लिख देंगे हम इसमें, जहां पर वह स्थान जहां पर जीव रहते हैं उसे हैबिटेट या आवास कहते हैं। वह स्थान जहां पर जीव रहते हैं उसे हैबिटेट या आवास कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद जो दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारी आती है वो आती है सेकंड नंबर पर, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। जनसंख्या
जनसंख्या क्या होती है? एक एक विशेष प्रजाति की कुल जनसंख्या की कुल संख्या, एक विशेष प्रजाति की कुल संख्या जो कि एक निश्चित समय तथा स्थान पर उपस्थित होती है। उपस्थित होती है। देखिए समझ लीजिए पॉपुलेशन क्या होती है। जैसे कि बात करते हैं हम, काफी पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, हमारे यहाँ तापमान 50 डिग्री के करीब है। अभी मैं ये लेक्चर जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो कोई एक प्रजाति, जैसे हम होमोसेपियंस हैं, हम अपनी बात करें मनुष्य की, जो हमारे मनुष्य हैं वो एक प्रजाति है। वो जहां पर एक समय पर, जैसे भारत है वो एक निश्चित एरिया है, उस समय पर वहां पर जितने लोग हैं उनकी जो कुल संख्या, उसे क्या कहेंगे? पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या कहेंगे भारत की। उसे ही इसी तरीके जो कीटों की संख्या एक समय पर और एक ही स्थान पर अवेलेबल होगी या फिर उपस्थित होगी, उसे क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे। समझ गए? अब आप बात कर लीजिए कि यहाँ पर एक ही प्रजाति की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर हम अदर स्पीशीज की काउंट करेंगे तो वो तो फिर कम्युनिटी हो जाएगी, जो अभी आगे समझ में आएगा आपको। अब जब हम अपनी मनुष्य की काउंटिंग होती है, पॉपुलेशन की गणना होती है, तो हम उसमें हमें काउंट किया जाता है। ऐसा थोड़ी कि हमारे घर में जो पशु पक्षी हैं उन्हें काउंट किया जाता है, नहीं किया जाता ना। उसी प्रकार इसमें सिर्फ एक प्रजाति को शामिल किया जाता है जनसंख्या में, जिसकी हम जनसंख्या कर रहे हैं। अब बात की जाए दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारी कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है कि भिन्न 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 प्रजातियों की जनसंख्या, भिन्न भिन्न प्रजातियों की संख्या जो कि एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थान पर उपस्थित होती है। उपस्थित होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कम्युनिटी या फिर समुदाय कहते हैं। समुदाय भी हिंदी में कहते हैं इसे। तो समझिए अब क्या है कि एक इकोसिस्टम है, उसमें जितनी भी प्रजातियां उपस्थित हैं उस समय, जो भी अलग अलग, जैसे हम बात कर लें अपने एक निश्चित एरिया भारत को ले लेते हैं, ठीक है, उसमें जितनी प्रजातियां हैं उन्हें सम्मिलित रूप से उनकी सबकी गणना की जाए और एक निश्चित समय पर, जैसे सन 2012 की, अभी हमारा सन 2024 चल रहा है, तो सन 2024 में जितनी भी प्रजातियां हैं उनकी कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या को हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी कहेंगे। ऐसे या फिर ऐसे समझ लीजिए, जैसे प्रजाति के रूप में नहीं तो समूह के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कोई एक समुदाय है, भिन्न भिन्न जातियां होती हैं मनुष्यों के मध्य, हालांकि ये नहीं होना चाहिए, गलत है। अगर जाति समुदाय होती हैं, जैसे आदिवासी हैं, वो क्या होता है, एक संगठन बना के रहते हैं, एक ग्रुप में। तो उस समय उनके कितने मेंबर्स हैं उस समूह में, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उन्हें जो जिनका स्वर्गवास हो गया उन्हें काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं। इसीलिए तो एक निश्चित समय निर्धारित किया जा रहा है।
वो जो उपस्थित हैं, और जो उन्हें क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो उसी क्षेत्र में अन्य अन्य प्रजातियां भी उपस्थित, उनकी मतलब समुदाय, अन्य समुदाय भी हैं उसी क्षेत्र में, उन्हें भी सम्मिलित रूप से, जब इन्हें सम्मिलित रूप से गणना कर ली जाती है तो उसे कम्युनिटी या समुदाय कह दिया जाता है। तो आगे अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी की, यानी इकोलॉजी की शाखाएं। ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। इसकी दो शाखाएं हैं। पहली जो शाखा है वो हमारी शाखा है ऑटो इकोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी एक प्रजाति जाति के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार तथा उनका वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, कोई एक प्रजाति हम ले लेते हैं जिसके, जो कि ओनली वन, जैसे पॉपुलेशन वाला था ना, ओनली वन प्रजाति लेते हैं जिसके सदस्यों के बीच से आपस में कैसा रिश्ता है उसका अध्ययन करेंगे, और उनका वातावरण के साथ कैसा रिश्ता है इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, ऑटो इकोलॉजी में किया जाता है। तो इसकी दूसरी जो शाखा है वो है हमारी सिन इकोलॉजी। इकोलॉजी इसके अंतर्गत, चलिए मैं लिखता हूं इसके अंतर्गत एक प्रजाति का अध्ययन दूसरी प्रजाति के संबंध में किया जाता है। एक प्रजाति का अध्ययन दूसरी प्रजाति के संबंध में किया जाता है जो कि एक ही वातावरण में रहते हैं तथा एक समुदाय का निर्माण करते हैं। समुदाय मतलब समझ रहे हैं ना, कम्युनिटी। का निर्माण करते हैं। अब इसे अन्य 4 उपभागों में
बांटा जा सकता है। इसे अन्य 4 उप शाखाओं में बांटा जा सकता है। चलिए देखते हैं वो शाखाएं कौन सी हैं। जो पहली शाखा है वो है हमारी पॉपुलेशन इकोलॉजी। ओके, यानी जनसंख्या पारिस्थितिकी। सेकेंड है हमारी कम्युनिटी इकोलॉजी। थर्ड है सिस्टम। फोर्थ है बायोम। ये हमारी इसकी शाखाएं हैं। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की। इकोलॉजी के आईपीएम में क्या महत्व है उसकी बात करेंगे हम। इकोलॉजी के आईपीएम में महत्व। ठीक है, जो पहला महत्व है हमारा वो है, वीडियो बीच में रुक गया था इसलिए हमें ये दूसरा यहां से दोबारा शुरू करना पड़ रहा है। तो हम इसमें देख रहे थे इकोलॉजी के ईपीएम में महत्व। तो पहला महत्व जो है वो कीटों का जीवन चक्र। इससे क्या होता है, हम कीटों के जीवन चक्र यानी जब कब वो पनप रहे हैं, किस मौसम में पनप रहे हैं, उनका वयस्कता अवस्था यानी मेच्योरिटी कब आ रही है, इन सब कार्यों में जानकारी प्राप्त होती है। इको सिस्टम के साथ इंटरेक्शन, इकोसिस्टम इंटरेक्शन यानी पर्यावरण पर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर पर्यावरण से उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी जो परस्पर क्रिया किस प्रकार से कर रहे हैं इसका अध्ययन हो जाता है सरलतापूर्वक, या फिर इनके बारे में कह सकते हैं आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्रतिरोधकता प्रबंधन मतलब क्या होता है, जब हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग लगातार हम किसी कीट को रोकने के लिए करते हैं तो कीटों में क्या होता है कि एक फिनोमिना होता है जिससे वो अपने आप को डेवलप करने लगते हैं, कि उनका डेवलप करने मतलब ऐसी प्रतिरोधकता डेवलप कर लेते हैं कि उन पर उस उर्वरक का प्रभाव नहीं पड़ता या फिर अधिक उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है उन्हें रोकने के लिए। तो इसी प्रतिरोधकता को रोकने के लिए, ताकि कीटों में ऐसी प्रतिरोधकता डेवलप ना हो, इसलिए हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसमें ये हमारी सहायता कर सकता है इसके विषय में। और दूसरा पर्यावरणीय प्रभाव, जो पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं कीटों के माध्यम से, उसे कैसे सही किया, क्योंकि कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट भी होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। या फिर ऐसे इंसेक्ट जो पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है, यानी जो पर्यावरण पर ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में जानकारी अवेलेबल हो जाती है हमें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले लेक्चर लगातार आएंगे, और बेल आइकन को दबा लीजिए। और ये सारे लेक्चर जो आएंगे अब हिंदी में आएंगे, और जितनी इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है उतनी इंग्लिश, यानी दोनों जो हिंदी इंग्लिश वाले दोनों छात्र हैं वो समझ सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। इको सिस्टम, तो इकोसिस्टम की बात करें तो यह एक जटिल, देखो इकोसिस्टम को हम हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र एक जटिल प्रक्रिया है, प्रणाली है, जिसके अंतर्गत सजीव
तथा निर्जीव घटक परस्पर क्रिया करते हैं। तो ये हमारी इकोसिस्टम की परिभाषा हो गई। जैसे समझ लीजिए एक एग्जांपल से आप, जैसे जल है, जल में जो हमारे जीव रहते हैं वो वहां का पर्यावरण, जल वहां का पर्यावरण हो गया, और वहां पर जो जीव रहते हैं उनके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। वो एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, इकोसिस्टम कह सकते हैं। सम्मिलित रूप से जो मछलियां हैं और उस तालाब और उसमें जो मछलियां हैं, जो भी जीव हैं मेढक हो गए, वो सभी सम्मिलित रूप से एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ऑफ इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम। देखिए कंपोज इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो हमारा है एबायोटिक कंपोनेंट, यानी इसका मतलब होता है इकोसिस्टम के घटक। कंपोनेंट का मतलब होता है, तो इकोसिस्टम के दो घटक हैं। पहला घटक है एबायोटिक कंपोनेंट, इसे हिंदी में कहेंगे अजैविक घटक। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत तीन घटक आते हैं, या फिर इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहे तो इसके अंतर्गत वही घटक आते हैं जिन जो कि निर्जीव होते हैं। एक ये इसकी परिभाषा हो गई, ये ऐसे लिख लीजिए, ये निर्जीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, यानी ये घटक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। अब ये तीन घटकों में इसे बांटा गया है। जो पहला घटक है जो इसका, वो है हमारा इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ओके, यानी अकार्बनिक कंपोनेंट घटक। इसमें क्या होता है, वे जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, कार्बन उपस्थित नहीं है, नहीं होता है। वे घटक जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट कहते हैं। इसके एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सब सारी चीजें ETC ऐसे कर सकते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, वो सब किस में आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक में। इसी तरह इसका जो दूसरा घटक है एबायोटिक का, वो है हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट, यानी कार्बनिक घटक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन उपस्थित हो। शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन आप इसकी परिभाषा जब लिखेंगे सही से लिखेंगे। वे घटक जिनमें कार्बन अणु या परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें कार्बनिक कंपोनेंट या फिर कार्बनिक घटक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास, एग्जाम्पल जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, क्लोरोफिल, प्रोटीन हो गया, क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट,
ये सब क्या है, अकार्बनिक कंपोनेंट है। उसके बाद इसका एक और तीसरा जो कंपोनेंट इसी के अंतर्गत आता है, वो सी है, क्लाइमेटिक रीजन। इसमें अंतर्गत देखिए आपके क्या आ जाते हैं, इसमें आपके टेम्परेचर आ जाता है, ताप, दाब, दाब मतलब प्रेशर, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, आर्द्रता। एक चीज जान लीजिए, ये जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है इसका, इसे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट को बायोटिक और दूसरा जो इसका होगा बायोटिक और एबायोटिक के बीच की कड़ी कहा जाता है इसे। अब दूसरा जो इसका कंपोनेंट था इकोसिस्टम का, पहला था बायोटिक, इसका दूसरा है हमारा बायोटिक। पहला एबायोटिक और ये बायोटिक कंपोनेंट। अब जो बायोटिक कंपोनेंट होता है इसके 3 भाग होते हैं, इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो पहला भाग है हमारा वो है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक, उत्पादक। देखिए ये उत्पादक जो होते हैं ये हमारे स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी यानी ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। अब जैसे बात करते हैं ग्रासलैंड की, बात करें अगर हम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, वहां पर जो होंगे ये प्रोड्यूसर्स कौन होगा, वहां पर हरे पौधे होंगे, हरे पौधे। और इसी तरह अगर हम बात करें इसकी वाटर इकोसिस्टम की, तो उसमें जो हमारे होंगे वो होंगे पादप लवक, पादप लवक। यानी कि वे, आपने एल्गी वगैरह देखी होंगी जो तालाबों वगैरह में पाई जाती हैं, वो क्या करेंगी, सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन निर्मित करेंगी और उन्हें फिर जो जल में रहने वाले कीट हैं या फिर जीव हैं उनको ग्रहण करेंगे। यानी ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बना रहे हैं। अभी जो इसका बी है, चलिए इसे हम कैपिटल में नाम दे देते हैं, कैपिटल। हाँ वो है कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स वे होते हैं जो कि किसी चीज को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, जो 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 किसी चीज को ग्रहण करते हैं क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। अब इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसका पहला जो है वो कंज्यूमर्स को 3 टाइप में बांटा गया है। पहला जो है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, ओके। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं हमारे, ये हमारे शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं, शाकाहारी।
ठीक है। और ये भोजन के रूप में, एक तो तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वीडियो बार बार बीच में रुक रुक जा रहा है, ओवर हीटिंग की वजह से कैमरा बंद हो जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर देखते हैं, कंज्यूमर्स से हम शुरू करते हैं दोबारा से। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? वो जो किसी चीज को ग्रहण करते हैं उन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है। और ये तीन तरीके कंज्यूमर्स होते हैं। पहला कंज्यूमर होता है प्राइमरी कंज्यूमर, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या होता है? शाकाहारी होते हैं। ये भोजन के रूप में हमेशा हरे पौधों को ग्रहण करते हैं, यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें खाते हैं। ओके। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं मांसाहारी, भोजन के रूप में सेकेंड प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम टर्सरी कंज्यूमर्स की। टर्सरी कंज्यूमर्स ये सर्वाहारी होते हैं और ये भोजन के रूप में द्वितीय कंज्यूमर्स जो होते हैं उन्हें खाते हैं, और ये पेड़ पौधों का भी सेवन करते हैं। तो इसके आगे हमारे जो आते हैं वे हैं डिकम्पोजर्स। ये हमारा बी था तो ये सी होंगे। तीसरा डी कंपोजर्स। ओके, यानी अपघटक। इन्हें क्या कहेंगे? अपघटक। देखिए, अपघटक में सिर्फ दो चीजें आती हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी। कुछ तरह के फंगी आते हैं इसमें। देखिए, अपघटक क्या काम करते हैं? डिकम्पोज, जो जीव मर जाते हैं उन्हें खाते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं उन्हें और मिट्टी में मिला देते हैं, यानी तोड़ देते हैं छोटे छोटे भागों में। उन्हें क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहते हैं। वो जो तोड़ते हैं उन्हें डिकम्पोजर कहते हैं, और ये अपघटक कहते हैं। उसके बाद जो चौथा आता है वो होता है ट्रांसफार्मर्स। ये नॉर्मली आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी होता है। इसे मैं पढ़ के बता देता हूं क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा हो गया है, तो समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं? क्लार्क एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था। क्लार्क के अनुसार ट्रांसफार्मर्स एक इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला की अंतिम कड़ी होते हैं। ये क्या होते हैं? जो खाद्य श्रृंखला होती है उसको पूरा करने वाली अंतिम कड़ी होते हैं। इसमें वे जीवाणु यानी बैक्टीरिया आते हैं जो कि अपघटित पदार्थों को कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं, जो पुनः प्रोड्यूसर्स द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है? क्या इसमें वे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि जो डिकम्पोजर्स ने जिन्हें पहले तोड़ा, उसके बाद उस पर ट्रांसफार्मर्स वर्क करेंगे और इन्हें कार्बनिक और अकार्बनिक भागों में तोड़ देंगे, जिसका प्रयोग कौन करेगा? पौधे करेंगे। तो इस तरह ये हमारी क्या होती है? खाद्य श्रृंखला पूरी होती है। देन एग्रो सिस्टम क्या होता है? तो एग्रो सिस्टम क्या होता है कि इसका निर्माण तथा प्रबंधन मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। देखिए, उसके बाद यह एक प्राकृतिक तंत्र नहीं है। यह एक प्राकृतिक तंत्र नहीं है। इसे समझा रहे हैं हम, बाद में पहले लिख देते हैं। यह एक प्राकृतिक तंत्र नहीं है। इसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है। मनुष्यों द्वारा किया जाता है।
देखिए अब आपके जो खेत हैं ये सब क्या है, एग्रो इकोसिस्टम में आते हैं। इसका निर्माण कौन करता है, मनुष्य करता है, और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो करता है। तो ये सब किस में आ जाता है, एग्रो इकोसिस्टम में आ जाता है। अब जिसका निर्माण मनुष्य कर रहा है वो प्राकृतिक कैसे हो सकती है, या तो प्राकृतिक वस्तुएं तो वो होती हैं जो स्वयं निर्मित हो जाती हैं प्रकृति द्वारा, या फिर पृथ्वी जो है इसके द्वारा जो स्वयं निर्मित हो रही हैं, उन्हें हम प्राकृतिक कहेंगे। जो मनुष्य निर्मित कर रहा है उन्हें प्राकृतिक थोड़ी कहेंगे। तो अब हम कंपोनेंट की बात करते हैं इसके। एग्रो इकोसिस्टम के घटक कह लीजिए, या देखिए एग्रो इकोसिस्टम को कृषि पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, कि घटक कह लीजिए या फिर कंपोनेंट कह लीजिए। तो इसके निम्नलिखित कंपोनेंट है। पहला जो कंपोनेंट है वो होता है, देखिए पहली बात तो पॉपुलेशन किसकी, पौधों की बात करेंगे जो हमारी फसल है। तो हम किसकी बात करेंगे, पौधों की जनसंख्या होगी इसमें। ओके, जब पौधों की जनसंख्या है तो इसमें खरपतवार भी होंगे। तो दूसरा जो इसका घटक क्या होगा वो होगा खरपतवार पतवार समुदाय। इसे प्लांट पॉपुलेशन, ये वीट समुदाय है। और दूसरा जो होगा, सॉरी थर्ड, वो होगा पशु समुदाय, पशु समुदाय। क्योंकि एग्रीकल्चर में सिर्फ थोड़ी पौधे आ जाते हैं, इसमें तो पशु भी आते हैं ना, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें जो फोर्थ आता है वो क्या होता है कि जो इसमें माइक्रो जैविक समुदाय जो होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, और राइजोबियम वगैरह जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो कौन से आएंगे इसमें, माइक्रो जैविक समुदाय। और जो पांचवा और लास्ट है वो है हमारा भौतिक वातावरण, क्योंकि कृषि पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो डालता है वो हमारे आसपास का वातावरण ही डालता है। तो इसका जो आखिरी कंपोनेंट है वो है हमारा भौतिक वातावरण। जो एक चीज याद रखिए, भौतिक वातावरण उस भौतिक वातावरण की बात चल रही जो कि इस एग्रो इकोसिस्टम से क्रिया करता है, ठीक है, इंटरेक्शन करता है, उस भौतिक वातावरण की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एग्रो सिस्टम यहां पर है और हम कहीं और के भौतिक वातावरण की, जलवायु की, ये सब की बात कर रहे हैं, तो उसका कोई मायने नहीं रहता। अब हम इसके कुछ यूनिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहले लाइन खींच देता हूं मैं यहां पर। विशेष गुण एग्रो इकोसिस्टम के, एग्रो इको सिस्टम के विशेष गुण। जो इसका पहला गुण है वो है कि आनुवांशिक रूप से समान होता है। आनुवांशिक रूप से समान होता है। कैसे समान होता है भाई, आपने कहीं पर वीट की क्रॉप की है, अब ऐसा थोड़ी है कि इस वाले जो एक खेत है वहां पर जो खेत है उसके थोड़े से भाग का आनुवांशिक रूप अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का, आप एक ही तो वैरायटी बह रहे हैं तो उसको बोई जा रही है तो उसका आनुवांशिक रूप तो समान ही होगा ना। और इसी तरह अब जब आनुवांशिक रूप समान है तो जाहिर सी बात क्या है कि इसका जो फिनोलॉजिकल इवेंट्स होंगे वो भी समान होंगे। तो दूसरा जो गुण है वो फिनोलॉजिकल इवेंट्स। फिनोलॉजिकल इवेंट्स कौन से होता है, ये होते हैं आपके जर्मिनेशन यानी अंकुरण, दूसरा होता है फ्लावरिंग यानी पुष्पन, और चौथा मैच्योरिटी यानी परिपक्वता।
यानी ये सब क्या होंगे, एक समय पर होंगे। यानी ऐसा नहीं कि एक, मैंने वही बताया कि एक पौधे में बाद में पुष्पन हो रहा है, मई में हो रहा है, दूसरे में कहीं पर फिर जून में हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब हालांकि होता है, थोड़ा थोड़ा सा तो गैप आ ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ज्यादा गैप आ जाए। तो अंकुरण भी लगभग एक ही समय पर होगा, जो पुष्प आएंगे वो भी एक ही समय पर आएंगे, और जो पकने की दर होगी यानी परिपक्वता होगी, मेच्योरिटी होगी, वो भी लगभग एक ही समान होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये जनवरी में फिर वो जुलाई में हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और जो चौथी बात की जाए, सॉरी तीसरी, वो है इसमें एग्रोनॉमिकल, एग्रो नो कल प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस की जाती हैं। एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस यानी जैसे जुताई, गुड़ाई, निराई, ये सब सारी चीजें किसमें की जाती हैं, तो ये हमारे एग्रो इकोसिस्टम में की जाती हैं। चौथा है वो है इसमें ऊपर से पोषक तत्व उपलब्ध कराए जा सकते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं। देखिए जब आपकी फसल को कोई पोषक तत्व की कमी होती है तो आप भी यूरिया और पोटास, ये जितनी जिस भी चीज की कमी होगी वो आप क्या करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। जिंक हो गया आपका, ये सारी चीजें पोषक तत्व में आ गई, तो अगर उसकी कमी हो रही तो आप क्या कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। यानी ऊपर से डाल रहे हैं, क्योंकि वो प्रकृति से तो आ नहीं रहा, तो आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से उन्हें ऐड कर रहे हैं उसमें। तो पहले हम देखेंगे इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होती है। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, यह जैविक तथा भौतिक प्रतिबंध है जो किसी प्रजाति की जैविक क्षमता, बायोटिक पोटेंशियल को सेंधने से रोकती है। तो पहले बात कर लेते हैं बायोटिक पोटेंशियल को, पढ़े थे फिर समझाता हूं इससे क्या होता है। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, यह कीट के प्रजनन तथा जीवित रहने की जन्मजात क्षमता होती है। चलिए समझते हैं कि इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होते हैं। क्या होता है कि हम मनुष्यों में ऐसी क्षमताएं विकसित होती हैं कि कुछ परिस्थितियों में हम जीवित रह सकें, ताकि अडॉप्ट कर सकें दूसरी चीजों को। इसी प्रकार क्या होता है, अगर हम किसी एक अनुकूल परिस्थिति में रह रहे हैं, यदि अचानक से कोई परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाए, तो हमारे अंदर जो कैपेसिटी है पर्यावरण के प्रति, रेजिस्टेंस है, वो हमें सरवाइव करने की अनुमति देती है। तो आप समझ गए होंगे, यह एक ऐसी क्षमता है जो अगर वातावरण में किसी प्रकार की भी परिवर्तन होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो यह हमें जीवित रखने में सहायक होता है। तो अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है बायोटिक फैक्टर्स, अजैविक घटक। बायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन से आएंगे, जानते हैं आप। टेम्परेचर आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगी, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ताप, दाब, आर्द्रता, नमी, प्रकाश, ये सब अगर कीट को प्रभावित कर रहे हैं तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, आप बायोटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसी के तरह ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बायोटिक फैक्टर्स हैं, इन्हें समझिए, क्योंकि इसे कई बार पूछ लिया जाता है शॉर्ट में। बायोटिक फैक्टर्स में जैविक घटक, इसमें ये पहला जो इसका प्रभावित करने वाला घटक है, कंपोनेंट या फैक्टर, वो है कंपटीशन। अब कंपटीशन आपका सीधे सीधे पूछ लिया जाता है शॉर्ट में, तो आपसे जब पूछेगा कंपटीशन क्या है, तो कंपटीशन भोजन, प्रजनन तथा स्थान के लिए संघर्ष को क्या कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। कीटों में भोजन, प्रजनन तथा स्थान के लिए किए जाने वाले संघर्ष को हम कंपटीशन कहते हैं। तो यह दो प्रकार की होती है, यानी ये जो कंपटीशन है यह कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी। एक है इंट्रा स्पेसिफिक यानी अंतराजातीय कंपटीशन, ये यहां आगे कंपटीशन शब्द आप जोड़ लीजिएगा। एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य भोजन, प्रजनन तथा स्थान के लिए संघर्ष अंतरा
इंट्रा स्पेसिफिक या अंतराजातीय कंपटीशन कहलाता है। यदि एक ही प्रजाति के कीट हैं और उनके बीच भोजन जितने भी संसाधन आते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो वो उसे क्या कहेंगे, उनके बीच जो प्रतिस्पर्धा है उसे क्या कहेंगे, अंतरा स्पेसिफिक कंपटीशन या अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा। बी है इंटर स्पेसिफिक अंतराजातीय। अंतरजातीय में क्या, भिन्न भिन्न प्रजातियों के मध्य संसाधनों के लिए संघर्ष होता है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि संसाधन तो हमारे कांस्टेंट हैं, ठीक है, जो भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं ये जब एक दूसरे से लड़ती हैं उन संसाधनों के लिए, तो उस कंपटीशन को क्या हम कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक या फिर अंतरजातीय कंपटीशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है जो इसे इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है वो नेचुरल इनेमिस। नेचुरल इनेमिस बहुत इजी हैं। एक है पैरासाइट्स, परजीवी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ये क्या होता है, होस्ट में से छोटे होते हैं, यानी इनका मतलब है कि जो पैरासाइट्स होते हैं ये आकार में, होस्ट वो होता है जिस पर कोई चीज रहती है जिससे वो सर्वाइव करती है ना, मेजबान हिंदी में कहते हैं होस्ट को। तो जो ये पैरासाइट होते हैं ये मेजबान से यानी होस्ट से आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और होस्ट की मृत्यु नहीं होती। अब इतने छोटे होते हैं, ये न्यूट्रिशन लेते हैं यानी पोषक तत्व लेते हैं, लेकिन इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता किसी प्रकार से, मतलब प्रभाव डालते ही हैं लेकिन इतना नहीं डालते कि उसकी मृत्यु ही हो जाए। परजीवियों की अधिक संख्या होस्ट को कमजोर कर देती है। अब एक परजीवी है यानी एक पैरासाइट है तो वो तो थोड़ा बहुत जो न्यूट्रिशन लेगा, लेकिन अगर अधिक संख्या में आक्रमण होता है किसी वो होस्ट पर पैरासाइट्स का, तो क्या होगा, मृत्यु तो नहीं होगी उसकी क्योंकि वो आकार में काफी बड़ा है, परंतु वो क्या होगा, इतना अधिक पोषक तत्व वो सोख लेंगे कि वो कमजोर अवस्था पड़ जाएगा। उसके बाद एक ही होस्ट पर जीवन चक्र पूर्ण कर सकते हैं। देखिए वो एक छोटा सा आकार में छोटे ही हैं तो जाहिर सी बात अपने एक ही होस्ट पर पूरा जीवन साइकिल जो उनका है, लाइफ साइकिल है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। इन्हें बहुत सारे होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही होस्ट से इनका जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। उसके बाद आता है पैरासिटोइड्स। पैरासिटोइड्स क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार के पैरासाइट्स का ही रूप होता है, लेकिन ये क्या होता है, आकार में होस्ट के बराबर होते हैं। इनका आकार कैसा होगा, जिस होस्ट पे रहेंगे उनके बराबर होता है। और इमेच्योर स्टेट में पैरासाइट्स होते हैं, जबकि बाद में ये स्वतंत्र हो जाते हैं। जब तक ये अपरिपक्व होते हैं यानी तब तक ये कैसे रहेंगे, पैरासाइट्स रहेंगे। उसके बाद ये पैरासाइट्स में इनकी काउंटिंग नहीं होगी। ये प्रेडिएटर्स, परभक्षी, आकार में बड़े होते हैं। आकार में बड़े होते हैं का मतलब है कि अपने होस्ट से आकार में बड़े होते हैं, अपने मेजबान से आकार में ये बड़े होते हैं। प्रत्येक अवस्था में स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रत्येक अवस्था में स्वतंत्र रहते हैं। एक से अधिक होस्ट की आवश्यकता, यानी ये एक होस्ट जब आकार में ही बड़े हैं अपने होस्ट से, तो इन्हें जाहिर सी बात है क्या कि इन्हें एक से अधिक होस्ट की जरूरत पड़ेगी। और इसका एग्जांपल लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल ये किसका, हमारा प्रेडिएटर्स में परभक्षी, ये हमारे माहू का है, ये जो लेडी बर्ड बीटल है। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे आज फीवर है, उसके बाद भी हमने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।